बाकी सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। थोड़ा सा लेट हो ही चुका है, कुछ तो ग्लिच था, कुछ मैं थोड़ा सा आज बाहर भी गई थी, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आए, और कोशिश करेंगे जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट्स पर आ जाएं, है ना। और ये जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो आपको पीडीएफ जो है कल वाली और आज वाली, वो लेट्स लर्न स्क्वाड अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार देखिए, मैं देखती हूँ ठीक से चल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, राधे राधे रवि, बहुत बढ़िया उषा जी। ये सार्केज्म था, ये कभी कभी लेट होने का अलग मजा है, या फिर ये नॉर्मल स्टेटमेंट था, है? क्योंकि मेरे केस में ये सार्केज्म भी हो सकता है। खैर देखो, एक बार क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे क्वेश्चन होंगे थोड़े से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्यूपिल हु व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर प्यूपिल्स ऑफ द सेम क्रोनोलॉजिकल एज शोज मार्क्ड एजुकेशनल डेफिशिएंसी इज। एक बच्चा है, एक शिक्षार्थी है अगर हम बात करें तो, है ना, who when compared with the other pupils of the same age, या फिर सेम क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब वही है कि एज में जो कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु जिसको हम कहते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से जितने समय वो जीवित है, यानी कि अगर 10 साल है दो बच्चों की आयु, और उन दोनों की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को आंका जाता है, कंपेयर किया जाता है, और एक बच्चा है जो अपनी एज के बच्चों से कम दिखाता है, जो एजुकेशनल डेफिशिएंसी है, जो शैक्षिक कमी है उसके किसमें, परफॉर्मेंस में, तो इस बेसिस पे आप क्या कहेंगे? इस बच्चे को गिफ्टेड कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे, एक्सेप्शनल कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज? इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? MA में CA, मैका से याद किया हुआ है हमने, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो मानसिक आयु मान लीजिए बच्चे की 100 से कम है, 90 है, और एवरेज से भी नीचे है, बेसिकली ये मान सकते हैं हम, क्योंकि एवरेज तो नॉर्मल ज्यादातर बच्चे 68% क्या पाए जाएंगे, एवरेज आईक्यू वाले 90 से 110 के बीच में, और इसका क्या है? कम, है ना। इसको और कम कर दीजिएगा, 70 लिख लीजिएगा, है ना। तो उस केस में बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा? बच्चा क्या है? एक्सेप्शनल नहीं है, एक्सेप्शनल नॉर्मल से अलग है, ये होगा बैकवर्ड। किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश पीछे रह गया है अपनी परफॉर्मेंस में, शैक्षिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी एवरेज उस एज के बच्चे की होनी चाहिए थी। भाई हम बोलते हैं ना कि 5वीं के हिसाब से अगर किसी को बिल्कुल जोड़ घटाना भी नहीं आता या उस तरीके की स्थिति है, तो वो बाकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसकी क्लास की, उससे पीछे है बच्चा, यानी कि पिछड़ा बालक कह सकते हैं, बैकवर्ड बच्चा कह सकते हैं। गिफ्टेड वो होगा जिसका आईक्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल बच्चा, 120 140 के पार। और अगर हम बात करें एक्सेप्शनल, तो ये किसी भी एक फील्ड में अलग या कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, असाधारण हो सकते हैं। आंसर जो है हिंदी में वो बी होगा, ये गलती से मैंने सी पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो पिछड़ा बालक कह सकते हैं ऐसे बच्चे को। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल एंजॉय लाइफ करेंगे एक सीरीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड दैट creativity is the power of human mind to create new contents by transforming relations and thereby generating new correlations। यानी कि किसने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो पावर है ह्यूमन माइंड की, मतलब सृजनात्मकता, रचनात्मकता क्या है, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा मानव मस्तिष्क, उसकी पावर है, उसकी शक्ति है टू क्रिएट न्यू कंटेंट्स, कुछ नया, कुछ नोवल, कुछ ओरिजिनल बनाने का, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेशंस। भाई कुछ रिलेशंस को हम जोड़ते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, स्टर्नबर्ग, दैट मींस कि आप जनरेट कर पा रहे हैं कुछ पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे कुछ नई चीजों से कोरिलेट करके कुछ ओरिजिनल बना पा रहे हैं। क्या है ये? स्पीयरमैन ने कहा है, बर्डलाइट ने कहा है, स्किनर ने, या लेविन ने? आंसर कीजिए। तो इंटेलिजेंस पर काम किसने किया है? गौरव, बिल्कुल सही बात है, इंटेलिजेंस पर काम किसने किया है? स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर इंटेलिजेंस की भी बात की है उन्होंने, है ना, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की है। तो ए ऑप्शन होगा सिंपल। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार और आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस? यानी कि कौन सा एक फैक्टर है? देखो बैकवर्डनेस में क्या है, किसी भी वजह से बच्चा पीछे है, चाहे वो उसकी एज की वजह से, मतलब एज के अकॉर्डिंग उतना परफॉर्म ना कर पाए, चाहे आपके स्कूल में मेथड में कुछ प्रॉब्लम हो, या कुछ और उसको आर्थिक रूप से समस्या हो, अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए, तो वो बैकवर्ड हो सकता है। बैकवर्ड का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आईक्यू ही कम होगा, किसी भी रीजन से वो एवरेज बच्चों से अपनी क्लास के पीछे है, ठीक है बात? बताइए एक बार। बहुत बढ़िया,
थैंक यू शिवांगी, आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए एक बार, इनमें से कौन सा एक जो फैक्टर है वो रीजन नहीं होगा एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, यानी शैक्षिक पिछड़ेपन का। फर्स्ट ऑप्शन है पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, यानी परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली यानी परिवार का व्यवसाय। पुअर इमोशनल क्लाइमेट ऑफ फैमिली, परिवार की भावनात्मक रूप से जो स्थिति है वो कमजोर है, ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, अग्रेशन की प्रॉब्लम है, या बाकी कोई और समस्या भी हो सकती है। जवाब दीजिए लाइक शेयर करने के बाद, है ना। आकर के ऐसे बता दीजिए अपनी प्रेजेंस लगा करके कि भाई हम हैं, है ना। और हमें सेशन भी पसंद आया था जब हम आए थे। बहुत बढ़िया नागेंद्र जी, बताइए एक बार, पूछिए। बहुत बढ़िया कुंजन, एग्जैक्टली शुभांगी, आंसर क्या होगा? ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली। भाई घर वाले क्या करते हैं बच्चे के, हालांकि आजकल कुछ प्राइवेट स्कूल इस चीज पे भी पूरी रिसर्च करके तभी एडमिशन देते हैं, उनको माँ बाप भी हार्वर्ड के पढ़े हुए चाहिए, है ना। तो परिवार का व्यवसाय जो है वो मैटर नहीं करेगा कि जो बच्चा है वो बैकवर्ड हो। आप देखते हैं बहुत गरीब परिवार से गिफ्टेड बच्चे निकल करके आते हैं कई बार, हमेशा नहीं तो। और ये कोई रीजन नहीं है कि बच्चा बैकवर्ड रह जाएगा, अगर व्यवसाय कुछ भी हो सकता है। बात यहाँ गरीब और अमीर की भी नहीं है, बात है व्यवसाय की। कोई भी कुछ भी कर सकता है, दुनिया में कितने तरह के काम है, हम छोटा बड़ा कैसे कह सकते हैं किसी चीज को, है ना। तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, क्योंकि अगर गरीब है परिवार तो हो सकता है कि जो उसको अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो उस तरीके के ना मिले हों, बुक्स से लेके न्यूट्रिशन से लेके बाकी चीजों में भी कमी रही हो। तो ये रीजन हो सकता है, हमेशा होगा ये कहना गलत है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में हमें ऐसी फैमिलीज से भी अच्छे जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन में, है ना, अच्छे बच्चे का मतलब जो एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं वो मिल सकते हैं। पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, इसका मतलब ये नहीं है अच्छा बच्चा वही है जो एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझिए। पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है एजुकेशन का, बात तो ठीक है। पुअर इमोशनल क्लाइमेट फैमिली ऑफ फैमिली, तो अगर परिवार में लड़ाई झगड़े, माँ बाप जो है लड़ रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बच्चे का इमोशनल जो स्थिति है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, और इमोशंस आपकी लर्निंग को भयंकर तरीके से प्रभावित करते हैं। कोशिश कीजिए माहौल ठीक रहे, है ना। नहीं तो स्पेशली भारतवर्ष में हम सभी इन चीजों से जूझते हैं, पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्याएं चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, व्हेन लर्न्ड मटेरियल इज रिप्रोड्यूस्ड विदाउट एनी मैनिपुलेशन, यानी कि जो आपने सीखा है, याद किया है, उसको जब आप बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी हेरफेर, बिना किसी बदलाव के रिप्रोड्यूस कर देते हैं, उगल देते हैं, अगर मैं कहूं तो फिर से आपने उसको प्रोड्यूस कर दिया है, एज इट इज लिख दिया या सुना दिया, क्या है ये? ऐसी मेमोरी को क्या कहा जाएगा? ये जो स्मृति है आपकी, ये क्या कहलाएगी? होल मेमोरी यानी पूर्ण स्मृति, रोट मेमोरी यानी कंठस्थ स्मृति, परफेक्ट मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ दीज? जवाब दीजिए, तेजी से जवाब दीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा, अर्चना सही, अनिशा, कामिनी सिंह, अमित चौहान सही दे रहे हैं आंसर। रोट मेमोरी, रट्टाफिकेशन है ये, कंठस्थ करना या रटना कहलाएगा ये। जब आप एक मशीन की तरह भाई कंप्यूटर में जो डाल दोगे वो एक शब्द भी अपनी तरफ से इधर उधर नहीं करेगा, अगर ऑटो करेक्ट ऑन नहीं है तो। दैट मीन्स कि जो आपने याद कर लिया या सीख लिया उसको एज इट इज आप रिप्रोड्यूस कर दे रहे हो, बिल्कुल उगल दे रहे हो पेपर पे। जैसे वो जो वो उसमें मूवी में दिखाया था, वो 3 इडियट में, वो चतुर रामलिंगम, तो उस तरह वही था ना, हाँ। तो उसी तरह क्या है, यहां पर भी वही होगा। क्यों? आपने अपना दिमाग लगाया नहीं भाई। इंसान के एक क्वेश्चन अगर मैं सबसे पूछूं, सबके अलग अलग व्यूज उस पे हो सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा, बट जब आप रटी रटाई चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये रोट मेमोराइजेशन कहलाएगा। सिंपल बात है। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली सीमा जी, एक दिन पहले पेपर से सारा रटो और अगले दिन उगल के आ जाओ। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। अब्राहम मैस्लो वॉज बेसिकली अब्राहम मैस्लो क्या थे? क्या थे मतलब किस एक साइकोलॉजी के समुदाय से बिलोंग करते थे? प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रयोजनवादी, प्रगतिवादी नहीं प्रयोजनवादी, बिहेवियरिस्ट थे यानी व्यवहारवादी, ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी, या रियलिस्ट यानी कि यथार्थवादी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो जवाब ईवीएस करेंगे शिवानी, ईवीएस का तो चल भी रहा है, उधर स्पेशल क्लास में ज्वाइन कर लो, बाकी करा चुकी हूँ मैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की एक सीरीज चला सकते हैं ईवीएस की, 10-10 दिन करके अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज चलाई जा सकती है, तो मैं एक बार उसको प्लान करके ही बता पाऊंगी। अभी आप जवाब दीजिए, जवाब, जनता जवाब चाहती है। थैंक यू WF, बताइए एक बार आंसर क्या होगा इसका।
बी कैसे हो सकता है यार? बिहेवियरिस्ट तो वो लोग होंगे जो कंडीशनिंग में विश्वास रखते हैं। स्किनर, पैवलव, हल, इसके अलावा थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कितने सारे लोग हैं। ह्यूमनिस्ट थे कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। कार्ल रॉजर्स को फादर कहा जाता है बेसिकली इसका ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद, जो मानवता को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी कंडीशनिंग और इन सब चीजों से ऊपर मानवता है इनके लिए, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली बात की है किसकी? नीड की हायरार्की, आवश्यकताओं का अनुक्रम, जिसमें 5 लेवल हैं। 5 लेवल हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो आपकी सबसे बेसिक आवश्यकता है मनुष्य की, वो है रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी सर्वाइवल नीड्स, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर सेफ्टी नीड्स, आपको कुछ बैंक बैलेंस भी चाहिए, घर अपना भी चाहिए। फिर है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब अब आपका खाना श्योर है, आपकी श्योरिटी, सेफ्टी श्योर है, तो अब आपको रिश्ते बनाने हैं या एकदम बिलोंगिंगनेस फील करनी है ना। फिर उसके बाद आपका सेल्फ एस्टीम है, आपको इज्जत चाहिए समाज में। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई, या आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, आप उस पर काम करते हैं, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, मतलब इनमें से कौन सा एक बिहेवियरिस्ट व्यक्ति नहीं है, यानी व्यवहारवादी। व्यवहारवादी किस बात में विश्वास रखते हैं? बच्चा क्या है? टेबुला रासा है, ये कहा है जॉन लॉक ने, जो कि एक व्यवहारवादी माने जाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई हम बिहेवियर को कंडीशन करके कुछ भी बना सकते हैं बच्चे को, जैसे कि वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। सुरेंद्र जी धन्यवाद, है ना। वॉटसन जो कहते हैं कि भाई आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उनको कुछ भी बना दूंगा, चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें। बताइए एक बार। प्रशांत प्रशांतजीत 9 बजे, 9:30 बजे, हद से हद। आशीष कुमार बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बताइए एक बार आंसर करके, जवाब दीजिए। जवाब क्या होगा आंसर? वॉटसन भी बिहेवियरिस्ट हैं, स्किनर भी बिहेवियरिस्ट हैं, पैवलव भी बिहेवियरिस्ट हैं, कर्ट लेविन जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं, जिन्होंने बात की है आपकी फील्ड थियोरी की, कि 2 तरह के फैक्टर होते हैं आपके। एक फैक्टर होता है जो हमें पुश करता है, दूसरा फैक्टर होता है जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। लाइफ स्पैन थियोरी भी कहा जाता है उसको। ये मैंने जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करके एक वीडियो मिलेगा आपको, सर्च करोगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय हिमांशु सिंह, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। उसमें सारा बताया हुआ है कि कैसे साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ कहाँ कौन कौन से स्कूल से हुई और कौन से इसके संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, आपकी जीवन के शुरुआत में, द बेबी इज गाइडेड बाय, बेबी जो है वो किसके द्वारा गाइड होगा यानी निर्देशित होता है? मैचुरेशन के द्वारा, इंस्टिंक्ट यानी वृत्तियां, लर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए एक बार। हाँ, लर्निंग को होल में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद आरती। सुष्मिता रॉल बहुत बढ़िया। 2 बजे कैसे ज्वाइन करें? वो उसके लिए सब्सक्रिप्शन है उधर, एक बार अनअकैडमी पे सर्च करो हिमांशु सिंह। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैंने मोनिका, हम समझ गए हैं कैसे जनता जवाब चाहती है, मतलब है ये। अच्छा ठीक है, मान लिया। जैसे मैं जवाब चाहती हूँ, ठीक है, हिमांशी जवाब चाहती है। बहुत ही बढ़िया। आजकल वैसे भी मैं पीजे क्वीन या जो भी कह सकते हैं बन चुकी हूँ, इतने बेकार बेकार जोक्स मैं मार रही हूँ। कोई बात नहीं मिस्ट्री दास, ध्यान रखिए अपना, सभी सेफ रहिए। जवाब दीजिए। जवाब बी ऑप्शन, इंस्टिंक्ट्स, एग्जैक्टली। आंसर क्या होगा? इंस्टिंक्ट्स। पहले उल्टा पकड़ के पेन नहीं चला करते थे, लेकिन अब 2020 आ चुका है और उल्टा सीधा टेढ़ा कैसे भी पकड़ लो पेन चल जाते हैं, है ना। तो इंस्टिंक्ट्स यानी कि वृत्तियां, ठीक हो गई बात। अब इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? हमारे सेट बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिकली प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से सुनिश्चित है, हमारे अंदर होते ही हैं। अगर हम बात करें जन्म से ही, है ना, ये अनलर्नड होते हैं, इनको सीखने की जरूरत नहीं होती, है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं जिनसे कुछ इमोशन आगे जाकर के जन्म लेते हैं, है ना। फियर भी इसमें से वन ऑफ देम कह सकते हैं, जिसको हम इमोशन में भी काउंट करते हैं और इंस्टिंक्ट में भी। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ये बायोलॉजिकल है, कुछ चीजें कॉम्पीट करने की भी इवन, और रिवेंज की, और ये सारी चीजें, है ना। तो इंस्टिंक्ट्स जिनको बिना सीखे ही ऑटोमेटिकली होते ही हैं, हमें एक स्पीसीज में पाए जाते हैं बेसिकली, ताकि आप जीवित रह सकें, सरवाइव कर सकें। मैचुरेशन समय के साथ अनफोल्ड होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी से जो मिले होते हैं। लर्निंग आप एफर्ट और प्रैक्टिस के साथ स्वेच्छा से सीखते हैं, ठीक है बात।